राहुल गांधी ने केरल के वायनाड की जगह यूपी की रायबरेली को सेलेक्ट किया। अखिलेश यादव ने लखनऊ में रहने की जगह दिल्ली आना पसंद किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अभी चुनावी राजनीति से दूर रहना पसंद किया है। फोकस उत्तर प्रदेश पर है। ये सारे नेता माइक पर बोल रहे हैं। यूपी का बस एक नेता चुप है। 4 जून के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोई बयान नहीं दिया। योगी टीवी पर आए ही नहीं। कभी कैमरा लगा भी तो योगी ने कुछ नहीं बोला। योगी काम में लग गए। बाबा ने ढीले नट बोल्ट कसना शुरू कर दिया है। बीजेपी के लिए यूपी में 24 के बाद का टर्न अराउंड अगर किसी से होगा तो वो है योगी आदित्यनाथ। यूपी के बारे में योगी के मन में क्या है ये बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। चुनाव खत्म होते ही दुष्प्रचार शुरू हो गया। मुसलमानों को डराने का अभियान शुरू हो गया। लखनऊ के अकबर नगर में बुलडोजर चला तो मुसलमानों पर अत्याचार वाली कहानी फैला दी गई। अकबर नगर में कुकरैल नदी के ऊपर अतिक्रमण हटाने के लिए कोर्ट के ऑर्डर पर बुलडोजर चला। अवैध तरीके से कब्जा की गई सरकारी जमीन पर बने हिंदुओं के घर तोड़े गए तो मुसलमानों के भी घर तोड़े गए। लेकिन देखिए सोशल मीडिया पर क्या फैलाया गया। किसी ने लिखा मस्जिदों को बुलडोजर से गिरा दिया। किसी ने लिखा मुसलमानों को भाजपा के खिलाफ वोट देने पर सजा दी गई। किसी ने लिखा बुलडोजर सिर्फ गरीबों पर चलता है। नाबालिग मुस्लिम लड़कियों तक का वीडियो बनाकर फैलाया गया। उनतीस सेकंड की वीडियो क्लिप ऐसे काटी गई जिसमें मस्जिद और बुलडोजर दोनों साफ साफ दिखे। इस वीडियो क्लिप को जगह जगह घुमाया गया। हिंदी में ट्वीट करने वालों ने यही वीडियो चलाया। उर्दू और अंग्रेजी में भी यही वीडियो दिखाया गया। मोदी और योगी के कट्टर विरोधियों ने इस वीडियो को जमकर फैलाया। गुजरात में एंटी मोदी ब्रिगेड की कॉमरेड तीस्ता सीतलवाड़ ने बिना वेरिफिकेशन के इस वीडियो को फैला दिया। हालांकि बाद में तीस्ता को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने सफाई में एक ट्वीट करके हाथ झाड़ लिए। इन सब का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ एक है, मुसलमानों को डरा कर रखूं, उनके दिलों में खौफ भर कर रखूं और फिर चुनाव आने पर उस डर की फसल काटूं। मोदी योगी विरोधियों का यह नैरेटिव तब फेल हुआ जब अकबर नगर में इंडिया टीवी का कैमरा पहुंचा। ये लिस्ट दरअसल उन लोगों की है जिनको कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से आवास आवंटन किया गया है यहां से लोगों को खाली कराने के बाद। देखिए बहुत सारे नाम जो हैं वो जो ये कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम आबादी को यहाँ पे टारगेट किया गया, जो कि सही नहीं है। इसमें कोई दुराई नहीं कि ये पूरा इलाका है ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, लेकिन जो मकान खाली करवाए गए हैं उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मौजूद हैं। आप देखिए इसमें जो नाम है श्रीमती राम बच्ची हिंदू नाम है, इसके अलावा आशा देवी नाम है, इसके अलावा देवी प्रसाद नाम है, श्याम जी कश्यप नाम है, अमित कुमार नाम है, रमेश चंद्र नाम है, इसके अलावा सुम्बुल नाम है, इसके अलावा गीता वर्मा नाम है, लवकुश नाम है, आयशा नाम है, इसके अलावा ममता रावत नाम है, राजकुमार जायसवाल नाम है। इंडिया टीवी की रिपोर्ट से दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। अलबत्ता तो ये बात ही झूठी है कि मुसलमानों के घर चुन चुन कर उन पर बुलडोजर चलाया गया। ये बात भी उतनी ही झूठी है कि बीजेपी को वोट नहीं देने पर कार्रवाई की गई। हकीकत यह है कि अतिक्रमण हटाने का ऑर्डर कोर्ट ने दिया था। आदर्श आचार संहिता लगने से उसे फौरी तौर पर स्थगित कर दिया गया था। चुनाव खत्म होने पर सरकारी काम फिर से शुरू हो गया। अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरी आबादी है ये मुस्लिम बाहुल्य आबादी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन
एलडीए का साफ तौर पे कहना है कि जो भी इलीगली रहेगा उसके मकान निश्चित तौर पर न सिर्फ तोड़े जाएंगे बल्कि इस पूरे इलाके को इंक्रोचमेंट फ्री किया जाएगा। और एलडीए की तरफ से जो विशेष कैंप हैं वो भी देखिए यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि जहां से जिन लोगों को हटाया जा रहा है, इलीगली जिनका यहाँ पर कब्जा था, उनको बाकायदा विस्थापित किया जा सके। उनको वसंत कुंज योजना में प्रधानमंत्री आवास के तहत घर भी दिए जा रहे हैं ताकि लोगों को दिक्कत कम से कम हो, परेशानी कम से कम हो। और अगर दूसरी लिस्ट पे भी आपकी नजर जाएगी तो देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि जो नाम है वो ज्यादातर मुस्लिम है, लेकिन इसमें हिंदू नाम भी प्रॉपर तरीके से नजर आ रही है। इसमें श्रीमती सोनी का जिक्र है, इसके अलावा राजेश कुमार का जिक्र है, इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए तो बबलू साहू का जिक्र है, सचिंद्र तिवारी का जिक्र है, चंदन देवी का जिक्र है, श्रीमती विनीता का जिक्र है। इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए तो नाम देखिए काफी सारे इसमें मुस्लिम नाम भी हैं, लेकिन अगर अर्जुन की बात कर लिया जाए और सुदेश कुमार शर्मा की बात कर लिया जाए तो ये वो तमाम नाम हैं जो बताते हैं कि हिंदू आबादी भी अकबर नगर में रह रही थी, जिनको कि यहाँ से हटाया गया है। इलीगल जो कंस्ट्रक्शन थे उनको तोड़े गए हैं। विपक्ष के इस दावे को लेकर के अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात किया जाए तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से खारिज हो जाती है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम आबादी को टारगेट किया गया है। जो भी आबादी यहाँ पर रह रही थी उन सभी को यहाँ से हटाया गया है और सभी को बाकायदा प्रधानमंत्री आवास के तहत मकान दिए जा रहे हैं। फोकस अब उत्तर प्रदेश है। मोदी योगी विरोधियों को लगता है कि यूपी का किला फतेह हो सकता है। 24 में जो काम अधूरा रह गया था उसे वो 27 में पूरा करना चाहते हैं। निशाने पर योगी आदित्यनाथ हैं। विरोधियों ने योगी के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव 37 सांसदों के साथ दिल्ली आ रहे हैं। अखिलेश नंबर 3 की पार्टी के नेता बनकर आ रहे हैं। किसी भी कीमत पर लखनऊ छोड़कर कहीं नहीं जाने की शपथ लेने वाले अखिलेश ने करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा देने का मन बना लिया है। करहल और मैनपुरी के कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की, मिलने का भी काम किया और उन लोगों से मैंने कहा भी कि अब जब 2 जगह से चुनाव में जीत गया हूँ तो 1 सीट छोड़नी पड़ेगी। तो बहुत जल्दी में विधानसभा में अपना जो हमें सीट छोड़नी है उसकी जानकारी दे देंगे। आपकी सीट छोड़ने के बाद विपक्ष का नेता के तौर पे किसको अभी आगे लाने का नेता प्रतिपक्ष वो हम लोग तय कर लेंगे। फैसला यही हो कि जिससे पार्टी को और मजबूती मिले, पार्टी का और वोट बढ़े। सवाल है कि अखिलेश लखनऊ छोड़कर दिल्ली आएंगे तो यूपी में साइकिल को कौन संभालेगा? अखिलेश खुद संसद में रहेंगे, डिंपल यादव भी संसद में रहेंगी, भाई धर्मेंद्र यादव भी लोकसभा में रहेंगे, अक्षय यादव भी सांसद बनकर दिल्ली आ रहे हैं, आदित्य यादव भी सांसद बने हैं, चाचा रामगोपाल यादव पहले से राज्यसभा में हैं। बच गए चाचा शिवपाल यादव। अखिलेश यादव यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। चाचा शिवपाल सिंह यादव को यूपी विधानसभा में सपा विधायक दल का नेता बनाने का मतलब होगा पूरा उत्तर प्रदेश शिवपाल सिंह यादव के हाथों में सौंप देना। क्या अखिलेश यादव ये रिस्क लेने को तैयार है? दिल्ली में अखिलेश और लखनऊ में शिवपाल, दिखने में तो कॉम्बिनेशन ठीक लगता है लेकिन प्रैक्टिकली उतना ही मुश्किल है। दरअसल अखिलेश यादव को बेहतर पता है कि लखनऊ में रहकर के ही उनका पावर सेंटर सबसे ज्यादा काम कर सकता है, बुना जा सकता है। लखनऊ में ही रहकर के वो चुनाव का चक्रव्यूह पूरी तरीके से रच सकते हैं। ऐसे में बात अगर दिल्ली की जाए तो अखिलेश यादव लखनऊ में चाचा शिवपाल को ज्यादा पावर देकर के दिल्ली जाते हैं तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि चाचा पावर सेंटर का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करें कि यादव परिवार में एक बार फिर से खलबली शुरू हो जाए। अभी तो फिलहाल यादव परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन कहा जाता है कि राजनीति में सब कुछ स्थायी नहीं होता। एक फैसला राहुल गांधी ने भी लिया है। राहुल केरल की वायनाड सीट छोड़ेंगे और यूपी की रायबरेली सीट को ही रिटेन करेंगे। राहुल के पास चॉइस था, उन्होंने केरल की जगह यूपी को चुना। वजह बहुत सिंपल है। कांग्रेस को लगता है कि 2024 में कांग्रेस को जीवन दान मिला है। अगर पार्टी को सच में रिवाइव करना है तो यूपी से ही रिवाइव करना होगा। ऐसे में राहुल गांधी का यूपी में होना जरूरी होगा। माहौल आपने बनाया है, पूरे देश में माहौल आपने बनाया है। आप अपनी शक्ति समझो। पूरे देश की राजनीति आपने बदल दी है। नरेंद्र मोदी जी संविधान को ऐसे पकड़े थे, यूं कर रहे थे ना, देखा आपने? ये आपका काम था।
यह आपने करवाया है। देश के प्रधानमंत्री को आपने मैसेज भेजा है कि संविधान को आपने छुआ तो देखो हम आपके साथ क्या करते हैं। अब देखिए, अब यह भी मत सोचिए कि काम खत्म हो गया है। यह अभी काम शुरू हुआ है, यह शुरुआत है। हिंदुस्तान ने मैसेज भेजा है कि हमें नरेंद्र मोदी जी का विजन अच्छा नहीं लगता, हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें हिंसा नहीं चाहिए, हमें मोहब्बत की दुकान चाहिए और हमें नया विजन चाहिए देश के लिए। और अगर देश को नया विजन देना है तो भाइयों और बहनों, उत्तर प्रदेश से ही देना होगा। अभी कुछ दिन पहले तक राहुल गांधी यूपी से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे। प्रियंका गांधी वाड्रा को टिकट देने पर लास्ट मोमेंट तक डिस्कशन चला, फिर यह फैसला टाल दिया गया। 2024 के चुनावी नतीजों ने बहुत कुछ बदल दिया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए अच्छे नतीजों, विशेषकर रायबरेली में राहुल गांधी और अमेठी में केएल शर्मा की जीत से कांग्रेस की कॉज लिस्ट में यूपी अचानक ऊपर आ गया है। सबसे बड़ा धन्यवाद रायबरेली की जनता को, मेरे परिवार के सदस्यों को, जिन्होंने मेरे बड़े भाई को वोट देकर इतनी भारी बहुमत से जिताया। हम सब आपके आभारी हैं। और जितनी श्रद्धा, जितनी निष्ठा आपने हमें दिखाई है, उससे दुगनी श्रद्धा, उससे दुगनी निष्ठा के साथ हम सब आपके लिए काम करेंगे अगले 5 सालों के लिए और हमेशा के लिए। गांधी परिवार का रायबरेली जाकर धन्यवाद व्यक्त करना और राहुल का रायबरेली सीट रखना कांग्रेस के इसी प्लान का हिस्सा है। यूपी में दलितों, मुसलमानों और कुछ सवर्णों ने दिल खोलकर कांग्रेस को वोट दिया है। पार्टी इसे बेस बनाकर 2029 की तैयारी करना चाहती है। सीएसडीएस लोकनीति के पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक यूपी में 92% मुस्लिम वोट सपा कांग्रेस गठबंधन को मिले और सिर्फ 2% मुस्लिम वोट एनडीए गठबंधन की तरफ गया। 25% जाटव वोट सपा कांग्रेस गठबंधन को मिला और 24% जाटव वोट एनडीए को मिला। 56% गैर जाटव दलित वोट सपा कांग्रेस गठबंधन को मिला और सिर्फ 29% गैर जाटव दलित वोट एनडीए को मिला। सपा के कारण 82% यादव वोट इंडी अलायंस की तरफ आया तो सिर्फ 15% यादव वोट एनडीए की तरफ गया। कुर्मी, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य जैसे गैर यादव ओबीसी समुदायों ने भी सपा कांग्रेस को पहले से कहीं ज्यादा वोट दिए। एनडीए को 61% कुर्मी कुशवाहा वोट मिले तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी 34% कुर्मी कुशवाहा वोट मिले। इसी तरह यूपी में अन्य पिछड़ी जातियों के 59% वोट एनडीए को मिले तो सपा कांग्रेस को भी 34% अन्य पिछड़ा वर्ग का वोट मिला। अगर सपा के साथ कांग्रेस का गठबंधन टिका रहा तो 2027 में कांग्रेस का रोल सपोर्टिंग होगा और 2029 में वो लीड रोल में आने का प्रयास करेगी। योगी आदित्यनाथ के लिए ये तो हुई बाहर वाली मुश्किल, अंदर भी झगड़ा चल रहा है। मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान और संगीत सोम की लड़ाई ने सीट हरवा दी। जुबानी जंग अब भी जारी है। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्हें समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर अच्छा ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। मैंने पार्टी को अपनी बात बताई और पार्टी ने उसकी जांच की होगी या कर रही होगी। मैंने कभी भी मीडिया के सामने हार का ठीकरा किसी के सिर पर नहीं फोड़ा के। मैं संजीव बालियान जी को भी यही सलाह देना चाहता हूं कि पार्टी के कार्यकर्ता के तरीके से आप अपनी बात रखिए, पार्टी फोरम पर रखिए, मीडिया के सामने मत रखिए, क्योंकि हम घर की लड़ाई बाहर नहीं ले जा सकते। और मैं विपरीत परिस्थितियों में, मेरी पर्सनल नाराजगी होने के बावजूद मैंने संजीव बालियान जी को सरधना पे चुनाव नहीं हारने दिया। बात निकली तो जयचंद तक चली गई। बीजेपी को यूपी का गढ़ बचाना है तो इन सब से पार पाकर चलना है। शुक्र है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। योगी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। खटाखट फैसले हो रहे हैं, खटाखट उनको लागू किया जा रहा है। योगी ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई तो एक साथ 41 डिसीजन ले लिए। 2025 का प्रयागराज महाकुंभ 3200 हेक्टेयर की जगह 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में लगेगा। महाकुंभ में लकड़ी के लाट खरीदने के लिए 236 करोड़ रुपए पास किए गए। यूपी का बिजली विभाग
हुडको से 1000 करोड़ का लोन लेगा। बरेली में फ्यूचर यूनिवर्सिटी और गाजियाबाद में HRIT यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी। ओबरा में लग रहे 2 पावर प्लांट की लागत बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई है। नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के लिए किसानों को जमीन का अतिरिक्त मुआवजा मिलेगा। जून की गर्मी में हो रहे पावर कट और लोड शेडिंग पर भी योगी की नजर है कि 28,000 पर ही हम पहले नंबर पे आपूर्ति करने वाले राज्य थे। अब इस बार उसे भी पार करते हुए हम 29,700 के आसपास पहुंच चुके हैं। कल रात की हमारी जो पीक डिमांड थी और सप्लाई थी वो 29,500 के ऊपर मेगावाट में थी। और स्वाभाविक बात है कि जब हम इतनी बिजली दे रहे हैं तो कहीं न कहीं से बिजली आ रही है, तो उसकी हमने पूरा टाई अप किया हुआ है। नई पार्लियामेंट में एक एक नंबर मैटर करेगा। कांग्रेस के 99, सपा के 37, टीएमसी के 29 और डीएमके के 22 सांसदों का संख्या बल मोदी सरकार के सामने आवाज तो अवश्य बुलंद करेगा। मोदी 1.0 और मोदी 2.0 में जो विपक्ष नदारद था वो वापस आ रहा है। हरियाणा में तो इसी साल मोदी सरकार का टेस्ट भी होने वाला है। सरकार के इकबाल का टेस्ट महाराष्ट्र में भी होगा। इन दोनों ही राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी का परफॉर्मेंस खराब रहा है, जिसे अगले 2 से 3 महीनों में सुधारना होगा। अच्छी बात यह है कि मोदी 3.0 सरकार ने पॉजिटिव नोट पर काम करना शुरू किया है। प्रधानमंत्री ने पहले दिन पहला फैसला किसानों के लिए किया और किसान सम्मान निधि की किस्त रिलीज कर दी। मोदी के मंत्रियों ने भी काम संभाल लिया है। 2 दिन में 2 राज्यों की सरकार एनडीए के खाते में आ रही है। अमरावती में टीडीपी विधायक दल की बैठक में चंद्रबाबू नायडू को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। जनसेना और बीजेपी विधायकों ने भी इसका अनुमोदन कर दिया। चंद्रबाबू के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। भुवनेश्वर में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई तो ओडिशा में पहली बार बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री डिसाइड किया। मुख्यमंत्री पद हेतु नाम आमंत्रित किए तो केबी सिंहदेव जी ने सबसे पहले खड़े होकर मुख्यमंत्री पद के लिए श्री मोहन मांझी का नाम प्रस्तावित किया है। इसलिए मोहन मांझी जी को मैं सर्वसम्मत भारतीय जनता पार्टी विधायक दल उड़ीसा का मैंने नेता निर्वाचित घोषित किया है। और जो इनसे बातचीत करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर यह होगा कि श्री उप मुख्यमंत्री के रूप में श्री केवी सिंहदेव जी और श्रीमती प्रभाती परिडा इनके नाम की भी यही घोषणा कर दी जाए। तो मुख्यमंत्री जी की सहमति से इन नामों की भी घोषणा की है। ओडिशा की इस अति महत्वपूर्ण बैठक के लिए मोदी ने राजनाथ को भुवनेश्वर भेजा। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करने से पहले ही इस पॉलिटिकल असाइनमेंट के लिए गए। ये दिखाता है कि बीजेपी की जीत की भूख शांत नहीं हुई है। एक झटका जरूर लगा है, लेकिन उसने वापसी की तैयारी शुरू कर दी है।